नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। आज हम आपको ऐसे दो बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष की बेबसी साफ तौर पर देखने को मिल रही। पहले तो अगर सत्ता के फैसले पर विपक्ष सिर्फ बयानों, आरोपों और विरोध तक सीमित रह जाए, जबकि प्रशासनिक कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती रहे, तो ये उसकी राजनीतिक बेबसी का संकेत है। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास से सीसीटीवी कैमरे तक हटने और शिफ्टिंग के अंतिम दौर में पहुंचने के बीच विपक्ष का प्रतिरोध फिलहाल जमीन पर असर डालता नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या विपक्ष सरकार को रोक पाने की स्थिति में है या फिर वो सिर्फ राजनीतिक संदेश देने तक सिमट गया है। क्या कुछ चल रहा है राबड़ी आवास को लेकर, उस पर बात करेंगे। साथ ही एक और मुद्दा है जिस पर इन दिनों विपक्ष परेशान भी है और बेबस भी, वो है कांग्रेस में बढ़ती टूट, कांग्रेस के अंदर खींचतानी और उलझी हुई रणनीति। अखिलेश सिंह और शकील अहमद के बीच बढ़ती बयानबाजी ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि जब पार्टी अंदरूनी कलह नहीं सुलझा पा रही तो सत्ता के खिलाफ मजबूत राजनीतिक चुनौती क्या ही खड़ी करे। संगठन की ये दरार कांग्रेस के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर रही। तो क्या कुछ चल रहा है, कैसे विपक्ष परेशान है, आइए जानते हैं विस्तार से। 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने की तैयारी, कई नोटिस के बाद तेज हुई कार्रवाई। सबसे पहली खबर में बात करते हैं राबड़ी आवास को लेकर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी के बंगले को खाली करना शुरू कर दिया है। बीते दिनों एक पिकअप भरकर सामान तेजस्वी के बंगले पर भेजा गया। आज राबड़ी आवास लगे सीसीटीवी कैमरे को हटाया गया। बता दें, सरकार की ओर से बंगला खाली करने को लेकर राबड़ी देवी को कई नोटिस मिल चुके थे। आखिरी नोटिस में राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए 29 जून तक का वक्त भवन निर्माण विभाग ने दिया था। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर आज सामान पैकिंग भी हो गई। एक ऑटो से सामान पैक करने के लिए कार्टन राबड़ी आवास के अंदर ले जाए गए। राबड़ी आवास के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को कर्मचारी खोलते हुए नजर आए। पिछले दिन माना जा रहा है कि राबड़ी देवी आवास छोड़ने के लिए धीरे धीरे सामान शिफ्ट कर रही है। आज भी ये प्रक्रिया देखने को मिली और कल भी कैमरे हटाए गए। इधर राबड़ी देवी को अलॉट हुए 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में लालू परिवार के मुताबिक काम तेजी से किया जा रहा है। 39 हार्डिंग रोड वाले आवास में पेंटिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ गेट को हरे रंग में पेंट किया गया और फर्नीचर और बाकी व्यवस्थाएं की जा रही है। हालांकि 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने की प्रक्रिया कब पूरी होगी, परिवार नए आवास में कब तक शिफ्ट होगा, इस पर कोई आधिकारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन तैयारियां तेज है। ऐसे में सबकी नजर भवन निर्माण विभाग की ओर से मिली डेडलाइन पर टिकी हुई है। भवन निर्माण विभाग अपने आखिरी नोटिस में कह चुका है कि अगर 29 जून तक बंगला खाली नहीं किया गया तो फिर कानून के मुताबिक कब्जा मुक्त कराया जाएगा। सरकार की ओर से अब राबड़ी देवी को आपको बता दें 7 दिन का अल्टीमेटम नोटिस भेजा गया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा एक बार फिर से उन्हें ये नोटिस दिया गया। 7 दिन के अंदर बंगला खाली करने को कहा गया है और अगर ये नहीं हुआ, जिसकी अंतिम डेडलाइन 29 तारीख है, ये नहीं किया गया तो राबड़ी देवी पर बड़ी गाज गिर सकती है। हालांकि राबड़ी देवी ने इससे पहले जो नोटिस मिला था उस दौरान सीएम को पत्र लिखने के साथ ही अपना आवास खाली करना शुरू कर दिया था। बताया गया था कि 10 नंबर बंगले से गाड़ियों में सामान लादकर तेजस्वी यादव की सरकारी आवास 1 पोलो रोड पर शिफ्ट किया गया। पहले सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिस पर राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया जो 15 जून को खत्म हो चुका था। इसके बाद 16 जून को राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखकर लालू यादव की तबीयत का हवाला देकर 1 महीने की मोहलत मांगी। वही 18 जून से उन्होंने अपने सामान को तेजस्वी के आवास पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद अब 7 दिन का नोटिस जारी करने के बाद माना जा रहा है इस पर फिर से सियासत शुरू हो सकती है। बता दें, लालू परिवार पिछले 21 सालों से 10 सर्कुलर रोड बंगले में रह रहे हैं, लेकिन अब भवन निर्माण विभाग ने इस बंगले को राज्य के नए मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया है। जिस हिसाब से तैयारियां चल रही है वो ये दिखाता है कि जल्द ही राबड़ी देवी आवास खाली कर सकती है और ये 7 दिन का अल्टीमेटम अगर पूरा हो गया और आवास खाली नहीं हुआ तो एक बड़ी मुसीबत और बड़ी राजनीतिक सियासत एक बार फिर शुरू हो सकती है। कांग्रेस में बढ़ी गुटबाजी, अखिलेश सिंह बनाम शकील अहमद, संगठन पर उठे सवाल। बात करें अगली बड़ी खबर की तो वो है कांग्रेस में मचती टूट फूट को लेकर। सवाल है
तो क्या प्रदेश कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर है? ये सवाल बिहार की राजनीति में इन दिनों परवाना पा रहा है। इसके आधार बन रहे हैं राज्य के 2 दिग्गज कांग्रेसी नेता। इन नेताओं का हमलावर अंदाज कांग्रेस को अंदर ही अंदर कमजोर करते जा रहा है। कई दिनों से दोनों ही गुट एक दूसरे को अप्रत्यक्ष रूप से निष्क्रिय और गैर जरूरी बताने में लगे। ये कौन है? 2 नामवर जो अपनी ही पार्टी के अनुशासन को तार तार कर रहे हैं। इन दिनों बिहार कांग्रेस के पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी पार्टी के संगठन और इनमें पदाधिकारी पर जमकर बरस रहे हैं। साफ शब्दों में कांग्रेस राज्यसभा सदस्य अखिलेश सिंह ने राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन, अंदरूनी कलह के लिए कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं और पर्यवेक्षकों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के फैसलों में कुछ नेताओं की गलत भूमिका रही है, जिससे कांग्रेस केवल कुछ सीटों तक सिमट कर रह गई। पार्टी की आंतरिक कार्यप्रणाली और चुनावी रणनीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि संगठन को नुकसान हुआ। जब तक बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वो थे, तब तक संगठन की स्थिति काफी मजबूत थी। उन्हें हटाए जाने के बाद पार्टी लगातार कमजोर होती गई। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लुवरू को तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इनको तो राजनीति आती ही नहीं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन, अंदरूनी कलह के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया है। इधर उधर की बात ना करते हुए उन्होंने जमकर निशाने साधे। वहीं बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अखिलेश प्रसाद सिंह की इस टिप्पणी पर एक तीखी प्रतिक्रिया और आपत्ति जताई है और कहा है उनका विरोध किया है। शकील अहमद खान ने अखिलेश सिंह की ओर से दिए गए बयानों को अनगल बताया है और कहा है कि उन्हें ऐसे बयान देने की आदत है। उनके अनुसार ऐसे बयानों से कांग्रेस पार्टी और ज्यादा कमजोर होती है। वो शायद भूल गए कि उनके समय में एक बार 1-2 ही सीट लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी। वहीं बात करें राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स का कहना है कि बिहार में अगर भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाती है तो उसकी चपेट में केवल कांग्रेस के विधायक ही नहीं बल्कि पार्टी के कुछ ऐसे नेता भी आ सकते हैं जिनका वास्तव में जमीन से जुड़ाव है। अखिलेश सिंह ने वर्तमान में प्रदेश नेतृत्व पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि अगर वो कमान संभाल रहे होते तो पार्टी महज 4 से 5 सीटों पर नहीं सिमटती, जिससे ये संकेत मिलता है कि चुनाव के महीनों बाद ही उनके तेवर नरम नहीं पड़े। लगातार बयानबाजियां चरम पर हैं। चुनाव बीत जाने के कई महीने बाद तक अखिलेश सिंह का ये गर्म रुख इशारा करता है कि कहीं वो कांग्रेस से बाहर का दरवाजा तो नहीं खटखटा रहे। हो सकता है कि वो मिशन मोदी का हिस्सा बन जाए, जिससे बिहार कांग्रेस में एक बड़ी टूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर बिहार की राजनीति को देखें तो इस समय विपक्ष सरकार से लड़ने से ज्यादा अपनी ही परेशानियों में फंसा हुआ है। एक तरफ राबड़ी आवास को लेकर राबड़ी देवी की सरकारी बंगले का मामला है। विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है, लेकिन सरकार की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। विपक्ष उसे रोक नहीं पा रहा। अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम, नोटिस पर नोटिस। इससे ये संदेश जा रहा है कि सिर्फ विरोध करने से काम नहीं चल रहा, बल्कि विपक्ष के पास सरकार पर दबाव बनाने की ताकत भी कम दिखाई दे रही। दूसरी तरफ कांग्रेस में नेताओं के बीच खुलकर बयानबाजी हो रही। अखिलेश प्रसाद सिंह और शकील अहमद खान एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में पार्टी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बजाय अपने ही नेताओं के बीच की खींचतान में उलझी हुई दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी में भी सब कुछ पूरी तरह शांत नहीं है। पार्टी के अंदर समय समय पर नेताओं की नाराजगी और अलग अलग राय चर्चा का केंद्र बनी हुई है। हालांकि पार्टी खुद को एकजुट बताती है, लेकिन ऐसी खबरें विपक्ष की एकता पर सवाल खड़े करती है। पिछले दिनों ही एक सम्मेलन हुआ जिसमें कई आरजेडी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में विपक्ष इस समय दोहरी चुनौती से जूझता दिखाई दे रहा है। एक और राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर सरकार की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है और विपक्ष उसे रोक पाने की स्थिति में है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने ही अंदर की खींचतान से घिरी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, जब विपक्ष अपने ही राजनीतिक संकटों से बाहर नहीं निकल पा रहा तो वो सत्ता के खिलाफ किस तरह से अपने आप को मजबूत साबित कर पाएगा।
ये बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में 29 जून की डेडलाइन और कांग्रेस के अंदर बढ़ती बयानबाजी ये तय करेगी कि विपक्ष इन मुश्किलों से उबर पाता है या उसकी बेबसी और गहरी होती जाती। फिलहाल बिहार की राजनीति में लड़ाई सिर्फ सत्ता और विपक्ष के बीच नहीं बल्कि विपक्ष की अपनी चुनौतियों से भी है। आपकी इन मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।